Hello students, welcome to all Unacademy Live IIT Jam and GATE Chemistry channel. So अगर हम बात करें गेट एग्ज़ाम की, आप सभी स्टूडेंट गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट ईयर इज़ लाइक दैट कि गेट 2024 वो ISC बेंगलोर ने कंडक्ट किया था। अभी मैं आपको इस कोर्स में या बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको गेट केमिस्ट्री का पूरा पेपर का सोल्यूशन कराऊंगी। तो हम यहाँ से अपना पेपर देख लेते हैं। ये है हमारे क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आप देख लेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप कहाँ से गेट 2024 का पेपर डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे है टेस्ट पेपर, तो मुझे करना है केमिस्ट्री का पेपर, राइट। तो ये है गेट 2024 का, ये तो सिलेबस आ गया, बट आई नीड अ पेपर, मुझे पेपर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, एक मिनट, ये आपके हमें गेट 2024 के पेपर चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो ये अगेन सिलेबस ही आ रहा है शायद बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आपको ये तो जर्नल एप्टीट्यूड एंड 25 क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा, यहाँ था मास्टर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की में, सॉरी। तो मैं गेट केमिस्ट्री का पेपर यहाँ से आपके सामने डाउनलोड कर लेती हूँ, क्योंकि आप भी ना इसकी प्रैक्टिस फिर यहीं से कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारा गेट 2024 केमिस्ट्री का पेपर। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि साथ में ही इनकी ऑफिशियल आंसर की है, तो हम साथ साथ अपनी की के साथ भी मैच करेंगे। ये हमारा मास्टर की है जो ऑफिशियल है, तो हम इन दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं। हम इन दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं, अपने फोल्डर में इन्हें सेव कर लेंगे। और आपको मैं इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कराऊंगी। पूरे पेपर का हम सोल्यूशन करने वाले हैं, ओके। सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप आईआईटी जैम या गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट 2025 आपका टारगेट है, तो 50% ऑफ आपको मिल रहा है ऑन योर सब्सक्रिप्शन। सो अल्का कैम कोड यूज़ कर सकते हैं आप और आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा आईआईटी जैम का बैच है और ये हमारा गेट केमिस्ट्री का बैच है फॉर द 2025 एंड 26 एस्पेरेंट्स के लिए। ओके, तो अगर आप गेट का टारगेट रखना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि 24 मार्च को है। अब हम, और ये हमारे प्लस के फीचर है जिनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरा पेपर आपका करा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरा पेपर करा दूंगी, मतलब 3 सेशंस में मैं इसका कंप्लीट पेपर कराऊंगी, 3 सेशंस लगेंगे हमें। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, और साथ में ही हम अपनी आंसर की भी ओपन कर लेते हैं, ताकि साथ साथ आंसर की जो मास्टर आंसर की है वो भी चेक होती रहेगी। ओपन विद या अभी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर आपका आंसर है। मैं आपको जर्नल एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट कराऊंगी, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि वरना फिर आपका जर्नल एप्टीट्यूड रह जाता है कि ये वाले 15 क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये गेट केमिस्ट्री 2024 का पेपर है, आपको जर्नल एप्टीट्यूड साथ में कराया जा रहा है। इनका फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो एरो है ये डिनोट करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिक, इनफर्म, मॉरिबंड इज एनालोगस टू सीली डैश टू ड्राफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना था कि इसका आंसर क्या है। ये बेसिकली आपका जर्नल इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये अगर आपने जर्नल एप्टीट्यूड में, ये जर्नल इंग्लिश का आपका सवाल है, इसमें आपको बताना था कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट, ये इन्होंने बता दिया कि एरो का मतलब क्या है, ठीक है। एरो का यहाँ पे मतलब क्या है आपको वो बता दिए कि इंक्रीजिंग, कि इधर को हम जा रहे हैं, लाइक तो मैं अगर आपको बताऊं सिक का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, बीमार, ठीक है। सिक का मतलब होता है बीमार, और इन्फर्म का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, मॉरिबन, मॉरिबन का मतलब होता है मरनासन, मतलब इट्स लाइक टू बी द, जो डेथ के नियर है, जो अभी बस मरने ही वाला है। जो बंदा बीमार है, जो बंदा बीमार होता है वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के बाद वो नियर डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये पहली लाइन आपको समझ आई। इन्होंने कहा है सिली
डैश ड्राफ्ट, सिली डैश ड्राफ्ट। अब सिली का मतलब अगर आप पता होगा आपको, सिली का मतलब क्या होता है, एक ना समझी, कहते हैं ना सिली मिस्टेक कर देना, तो सिली का मतलब हो गया ना समझ, या हम कोई मतलब ऐसी गलती जो नहीं करनी चाहिए थी, ना समझ आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, और उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट है। अब आपको यहाँ पे बताना है, ड्राफ्ट का मतलब है कि इट्स लाइक अ, आप ड्राफ्ट का मतलब समझ सकते हो, जैसे हम एक चीज का रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, वो है। तो ना समझ ड्राफ्ट, हम बीच में क्या लेटर डालेंगे, हम बीच में क्या लेटर डालेंगे, जैसे फ्रोन, फ्रोन का मतलब है भ्रूभ्रंग, फोन, ठीक है। उसके बाद आपका फाउन, फाउन का मतलब क्या है, इट्स लाइक अ हल्के पीले रंग का। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब बनता है कि ना समझ हल्के पीले रंग का आउटलाइन बना रहा है क्या। ओके, सो नेक्स्ट इज द विन। विन का मतलब होता है नस, ये जो हम अपनी नस की बात करते हैं ना, वेन्स की हम बात करते हैं, और ये जो वेन है इसका मतलब है व्यर्थ, कि जो ना समझ है वो व्यर्थ में एक ड्राफ्ट बना रहा है, ड्राफ्ट बना रहा है, एक आउटलाइन तैयार कर रहा है। तो इसका आंसर ये लग रहा है ना, हमें डी आंसर लग रहा है। लेट मी चेक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप आंसर की में भी देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। आप यहाँ पर 7 के, मैं पूरा पेपर कराऊंगी, पहले ही बता रही हूँ केमिस्ट्री तक कराऊंगी, इसीलिए जर्नल एप्टीट्यूड से शुरू किया। तो यहाँ पर आंसर आ गया डी, यहाँ पर आंसर आपका आ गया डी। आपको समझ आया, सिक का मतलब बीमार, बीमार बंदा कमजोर होकर मर जाता है। सिली का मतलब ना समझ क्या रखे ड्राफ्ट, कि ना समझ व्यर्थ में ही ड्राफ्ट बना रहा है। ये बेसिकली वो कैप का क्वेश्चन आ जाता है जर्नल इंग्लिश में। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि 1 नंबर का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे बताना है द 15 पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर आर टू बी पेंटेड, ठीक है। द 15 पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर आर टू बी पेंटेड सच दैट, अगर हम यहाँ पर बात करें, नो टू adjacent part with shared boundaries excluding the corner of the same color, the minimum number of color required। मतलब यहाँ पर इसके अंदर टोटल 15 हिस्से हैं, और कोई भी 2 हिस्सों में एक जैसा रंग नहीं हो सकता। कि सपोज अगर आपने यहाँ रेड कलर कर दिया तो यहाँ भी रेड कलर कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा, with a shared boundary excluding the corners, two adjacent with the shared boundaries have the same color, ठीक है। with the shared boundaries having the same color नहीं होना चाहिए। एंड द मिनिमम नंबर, तो हमें कितने कलर्स के रिक्वायर होगी, तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमें कितने कलर्स के रिक्वायर होगी। सपोज मैंने रेड कलर यहाँ पे कर दिया, ठीक है, मैंने रेड कलर इन पे कर दिया, मैंने इन सारी जगहों पे अपना रेड कलर कर दिया। मुझे मिनिमम कलर बताने कितने लगेंगे। रेड कलर के बाद मैंने ग्रीन कलर यूज किया, यहाँ पे इनके बीच में मैंने ग्रीन कलर यूज कर दिया। इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कलर। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर कर दिया। अब ये ग्रीन कलर हो गया। अभी तक कुछ भी एडजेसेंट में सेम नहीं है, सबसे मेन चीज आपको यही देखनी थी कि एडजेसेंट में सेम नहीं आना चाहिए। अगर मैं फिर से रेड कलर यूज कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूड किया है ना कॉर्नर का, तो मैं फिर से रेड कलर कर सकती हूँ यहाँ पे, इस एरिया में। कॉर्नर पे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे वही गलत कर आए जिन्होंने सोचा कॉर्नर पर नहीं सेम होना चाहिए। कॉर्नर पर तो सेम हो सकता है। तो अभी तक हमें सिर्फ 2 ही कलर की जरूरत पड़ी है ना, अभी तक 2 कलर की जरूरत पड़ी है। अब आगे देखते हैं। अब एक कलर मैंने ये इस्तेमाल कर लिया, पिंक कलर, पर मैं पिंक कलर को इधर यूज नहीं कर सकती। पिंक कलर को मैंने इधर नहीं मैं यूज कर सकती, क्योंकि एडजेसेंट पे सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने अब येलो कलर यूज कर लिया। सपोज मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज कर लिया, हमने यहाँ पे येलो कलर यूज किया। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या किया जाए बेसिकली। अब यहाँ पर हम क्या करें,
अब हमें चाहिए कि एक और कलर लगेगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें एक और कलर चाहिए। अगर आप ये पॉसिबिलिटी करके आते हो तो आपका इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 आंसर, वो 5 आंसर आएगा, जो कि गलत है। नहीं, क्योंकि गलती कहाँ हुई है मैं आपको दिखाती हूँ। ये रब नहीं होता क्या? ये रब नहीं होता, हाइलाइटर हमारा रब नहीं होगा। हो गया हो गया हो गया। आपने यहाँ गलती कर दी, मैं इसको दोबारा दिखाती हूँ। बाहर वाला सही है, एकदम ओके। अपोजिट कलर की वो बात कर रहा था, तो मैंने क्या किया इस पर, पहले अंदर कर दिया मैंने पिंक कलर। ठीक है, अंदर मैंने पिंक कलर कर दिया, क्योंकि अंदर आपका अलग कलर होगा। एक मैंने अंदर रेड कलर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं रेड कलर यूज कर रही थी। मैं ऐसा कर सकती हूँ, रेड कलर यूज कर लिया। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अंदर एक ग्रीन कलर भी यूज कर सकती हूँ। मैंने ग्रीन कलर यूज कर दिया। तो अभी तक मेरे टोटल कितने कलर यूज हुए, रेड, ग्रीन और मेरा पिंक कलर यूज हुआ है, टोटल 3 कलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब मैं यहाँ कर सकती हूँ रेड कलर, देखो आपके सामने, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई बाउंड्री शेयर नहीं होगी रेड कलर से, कोई बाउंड्री शेयर नहीं होगी। दूसरी तरफ मैं इधर कर सकती हूँ अपने पिंक कलर से, कोई बाउंड्री शेयर नहीं होगी। इधर हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बाउंड्री शेयर नहीं होगी। कॉर्नर्स को छोड़ दो ना। अब उधर कौन बचा है, आपको बाउंड्री शेयर नहीं करनी है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर एक येलो कलर कर दिया, यहाँ पर एक येलो कलर कर दिया। अब कोई बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेटली। सिर्फ आपको रेड कलर यूज किया, आपने ग्रीन कलर यूज किया। ठीक है, आपने ग्रीन कलर यूज किया। ठीक है, और रेड, ग्रीन और आपने पिंक और येलो, सिर्फ 4 कलर यूज किए। तो आपका जो करेक्ट आंसर आना था, क्योंकि देखो वो वही सोचेंगे कि बच्चा इसको, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बाहर से सॉल्व करेंगे, जबकि अंदर से सॉल्व होना था। 4 इज द राइट ऑप्शन। और आप अपनी आंसर की में भी चेक कर सकते हो, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, भाई कितने आपके 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, formed using only the 1, 3, 4, 6, 7 such that no digit appear more than once in number। आपको पता होना चाहिए 3 से डिवाइड होने के लिए हम उनका सम करते हैं, है ना। 3 से डिविजिबिलिटी, अगर 3 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी होती है तो आप उनका सम करते हो बेसिकली। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उनका सम। ठीक है, अगर उनका जो सम है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और इनमें सिर्फ 4 डिजिट आपको लेने हैं। जैसे आपने ले लिया सपोज 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया और 7। अब अगर मैं इन सबको प्लस करती हूँ और वो 3 का मल्टीपल बनता है, तो ये एक नंबर बन जाएगा, बेसिकली एक नंबर बन जाएगा। पहले हम नॉर्मल सा देखते हैं, 3 + 4 + 6 + 7 आपका 20 आया, तो ये वाला नंबर नहीं होगा। सपोज आपने ले लिया 3 + 1 + 6 + 7। ठीक है, तो मैंने लिया 3 + 1 + 6 + 7, 17, ये भी नहीं होगा। ओके, सो मैंने लिया 1 + 4 + 6 + 7, एक बार इसको चेक कर लिया, 1 + 4 + 6 + 7, ये आ गया 18। तो ये मेरा नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं कुछ 1, 4, 6, 7 ले सकती हूँ। अब इनके अंदर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो, शायद आप इसको ऐसा लिख सकते हो 4, 6, 1, 7। आपके पास मतलब इतना तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाली पॉसिबिलिटी तैयार हुई। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी आप पॉसिबिलिटी इस पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे।
मेरे कौन हुआ है 4 6 और 7 है ना, 4 6 और 7 और ये डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, ठीक है। ये 4 नंबर आपके डिविजिबल हो रहे हैं 3 से। एक सेकेंड, अब देखो और भी कोई हो सकता है, एक बार और कोई चेक कर लो कि कोई और तो नहीं हो सकता ना, नंबर्स में चेक करना है, 4 डिजिट होने चाहिए। तो अभी तक तो ये मिल गया हमें, और देख लेते हैं। 1 4 6 7 मिला ना, इसको साइड में लिख लो और देखते हैं। 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस, नहीं ये नहीं होगा। और हम देखें अगर यहाँ पे हमने लिया था 1 4 6 7, 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 1, ये हो सकता नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें और पॉसिबिलिटीज देखते हैं पहले, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी। 4 प्लस, क्योंकि अगर मैं सबको प्लस करूँ 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 तो टोटल 21 आ रहा है, बट वो 5 डिजिट्स है, वो 5 डिजिट्स है और वो 3 का मल्टीपल है। 1 से माइनस करेंगे नहीं होगा, 3 जाएगा, 3 से हो सकता है तो हमने 3 को माइनस किया। अच्छा अगर मैं 6 करूँ तो 6 हो सकता है, मतलब मैं अगर ले लेती हूँ 1 3 4 और 7 है ना। हाँ तो अगर देखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 तो 15 आ गया, एक नंबर ये है। अब इन सबको प्लस कर दो और ये बना रहा है 15 जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। इन सबको प्लस करोगे 18 जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 1 4 6 7 तो कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल इसका आ जाएगा, और क्या है 1 3 4 7 4 फैक्टोरियल इसका आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर आपको 4 ही रिक्वायर हो ना, 4 डिजिट नंबर चाहिए, और ऐसा ही एक केस और बना 4 3 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 12 2 24, 4 3 12 12 2 24, तो 24 और 24 48, बी आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये रहा आपका जर्नल एप्टीट्यूड, बी इज द राइट ऑप्शन, बी आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें उसने क्या कहा, इसमें कहा गया कि द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, आपको इसका सम बताना है कि क्या सम होगा। इसके सम को अगर आप देखो तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये 1/2 है, जैसे तो 1/2 को 2 से कर रहे हो 1/4, 1/4 को कर रहे हो तो ये 1 यहाँ पे 8 आ गया, फिर 16 आ गया। जबकि इधर अगर आप थोड़ा सा देखो तो 3 के बाद इधर 9 है और 9 के बाद 27 है। आप इनको अलग अलग कर सकते हो ना, और यहाँ पे है 2, ठीक है, यहाँ पर है 2। इसका सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपको बतानी है, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपको बतानी है। देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3, ऐसे करके कुछ आ रहा है। देखो ऐसे करके कुछ बन रहा है अपना इधर को, है ना, यहाँ पे अपना ऐसे कुछ बन रहा है, 1 आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम ऐसा करते हैं, 2 वालों को एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि ये 2 की पावर 1 है, तो मैंने लिख दिया 2 को, तो आप बाहर ही निकाल के रखना, 2 आपका एक तरफ आ जाएगा, प्लस ये आ गया 1/2 की पावर 1,
प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 डॉट 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 डॉट। साथ में कौन है 1/3, तो 1/3 की पावर 1 ही होगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसे देखो तो ये आपकी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। ये आपकी क्या बन गई, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। दिस इज ऑल्सो द ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, a1 माइनस आर का। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस a कितना है 1/2 और 1 माइनस आर। आर यहाँ से इन दोनों का डिवाइड करोगे तो 1/2 ही आएगा, मतलब दोनों को फ्रैक्शन करोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे प्लस ये कितना है 1/3 और इसे सॉल्व करोगे 1/9 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/-1/3। अब इस कहानी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मिनट देख लेते हैं क्या बनेगा। अगर मैं इस कहानी को सॉल्व करूँ तो मेरे पास बनेगा 2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 बनेगा। यहाँ पे आएगा 1/3 डिवाइड बाई 2/3। तो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल होके 1 ही आ गया, तो ये बन गया आपका 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1/2 आ गया। और 3 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7/2। तो इसका आंसर भी बी ही आना था, बी इज द राइट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं आंसर की में। फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर आपका बी ही है, तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले पाई चार्ट वाले। इन्होंने कहा कि एक इलेक्शन के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है, द शेयर ऑफ द वैलिड वोट्स। 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी और डी। वैलिड वोट की बात कर रहा है, पाई चार्ट ने बता रखे हैं ये वैलिड वोट है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको बता दी। टोटल जो वोट हुई है वो 1,15,000 वोट हुई है, जिसमें से 5,000 तो इनवैलिड होगी, तो 5,000 तो पहले ही चली गई। तो कितनी बची 1,10,000। अब उसमें ए वाला कितना है 40%, तो 1,10,000 का 40% कर दो। आपको वैसे पूछी किसकी है, सिर्फ बी और सी की बतानी है। बी की कितनी है 25 और सी की कितनी है 20। तो आप इनको क्या करो, एक लाख 10,000 हुई है ना, आप क्या करोगे, बी का कितना है 25% और सी का कितना है 20, तो टोटल हो गया 45%। 45% किसका निकाल दो, 1,10,000 का। 1,10,000 का 45% निकाल दो। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 49,500। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 49,500, जो कि आपका अगेन बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 का भी बी ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 बी इज द राइट ऑप्शन, अगेन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे ये वाला आया। ये आपका बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है। थाउजेंड्स ईयर ऑफ अगो, आज से हजारों साल पहले, सम पीपल बिगेन डेयरी फार्मिंग। आज से बहुत साल पहले मतलब हजारों साल पहले कुछ लोगों ने तय किया डेयरी फार्मिंग का। ठीक है, डेयरी फार्मिंग का उन्होंने तय किया। नाउ दिस कंसीडर्ड विद अ नंबर ऑफ म्यूटेशंस एंड अ पर्टिकुलर जीन दैट रिजल्टेड द ability to digest the dairy milk based on the given passage which of the following is inferred। इन्फर्ड यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इनके बेसिस पर आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही मिल रही है। इन्फर्ड का मतलब है कि इन्फर्ड का मतलब होता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन ऊपर से सही मिली है, ट्रू इंफॉर्मेशन ऊपर से कौन सी मिली है। कि ऑल द ह्यूमन बींग कैन डाइजेस्ट द डेयरी मिल्क, सारे इंसान डाइजेस्ट डेयरी मिल्क कर लेते हैं। नो ह्यूमन बींग कैन डाइजेस्ट द डेयरी मिल्क, डाइजेशन ऑफ अ डेयरी मिल्क इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। इन द ह्यूमन बींग द डाइजेशन ऑफ डेयरी मिल्क रिजल्टेड फ्रॉम द म्यूटेड जीन। तो ऊपर वाली बात ने तो यही कहा है ना कि द म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन रिजल्टेड द डेवलपिंग ऑफ डाइजेस्ट मिल्क, तो डी वाली स्टेटमेंट आनी थी। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर देखो डी है, सिक्स्थ का डी है। साथ साथ आपको मास्टर की के साथ हम चेक भी करवा रहे हैं, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब ये क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय और अ गर्ल बीइंग इज अ 1/2, मतलब अगर लड़का होता है या लड़की होता है दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, चाहे बॉय हो जाए
और चाहे हो जाए गर्ल, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। फॉर ए फैमिली हैविंग ओनली 3 चिल्ड्रन, जो परिवार है उसके पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, तो आपको बताना है उसके पास 3 बच्चों को क्या लिखेंगे हम, 3 चिल्ड्रन, उसके पास 3 बच्चे हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर उसमें से 2 तो गर्ल्स होंगी और 1 बॉय होना चाहिए, 2 गर्ल्स और 1 बॉय। तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2 गर्ल्स 1 बॉय की? 2 गर्ल्स 1 बॉय। अगर 2 गर्ल्स हैं, एक का नाम रख लेते हैं गर्ल 1, एक का नाम रख लेते हैं गर्ल 2, एक बॉय है तो उसका नाम रख दिया बी। एक गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, सो 1/2। दूसरे की कितनी है 1/2 और बॉय की भी कितनी है 1/2, तो उसके हिसाब से तो आंसर आ जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। 3 बच्चों की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। G1 G2 गर्ल और एक है बॉय P1, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्या पता ऐसा हो G1 वाली लड़की हो। 3 प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, कॉम्बिनेशन में हमें डील करनी है। तीन G1 G2 और बॉय B1 ऐसे, या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि बॉय 1 पहले, लड़का पहले हो सकता है उनका, फिर एक लड़की हो, फिर दूसरे लड़की, या फिर पहले दूसरी लड़की हो जाए, फिर लड़का हुआ होगा और फिर लड़की हुई होगी, है ना। ऐसे ही बनेगी इसकी पॉसिबिलिटीज, और बस यही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि भाई पहला लड़का, पहले लड़की, फिर दूसरी लड़की, फिर लड़का, फिर एक लड़का, फिर 2 लड़कियां, फिर एक भी, ऐसा हो सकता है। हाँ, यही पॉसिबिलिटीज है। और सबकी वैल्यू कितनी है 1/2 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे भी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/8। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपका। अरे इसका आंसर तो हमने देखा नहीं सच, 7th का ए ही है वैसे, ठीक है। एक पर्सन है, एक पर्सन 2 है जो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में ए बी सी। द अमाउंट दे इन्वेस्ट इन ईच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड आर गिवन इन द टेबल। पर्सन 1 10,000, पर्सन 2 20,000 ए वाले फंड में, बी वाले में इन्होंने 20, इसने 15, सी वाले में इसने 20, इसमें 15। एंड ऑफ द ईयर में पता चला, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद पता चला कि जो पर्सन 1 है उसने लगभग 500 रुपये, पर्सन 1 गेट अ 500 मोर देन द पर्सन 2। भाई टोटल अमाउंट जब हमने निकाली तो पर्सन 1 की जो टोटल अमाउंट है और जो पर्सन 2 से है वो 500 ज़्यादा थी, कि भाई 500 ज़्यादा थी। यहाँ कितनी है 20 और 20 40, और 40 और 1 50, यहाँ तो 50,000 बन रही है। 20 और 15 और 1, यहाँ पर भी 50,000 ही बन रही है, ठीक है। परंतु इन्होंने कहा कि जब हमने एंड ऑफ द ईयर की बात करी तो ये हमें ए वाले पर्सन की 500 ज़्यादा मिली, तो 500 रुपये इसमें ऐड करा हमने फिलहाल के लिए।
और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड बी एंड सी इज 15% ईच। जो रिटर्न है ना 15% ईच, ये इसका भी 15% रिटर्न होता है, इसका भी 15% रिटर्न होता है, बी और सी का दोनों का 15-15% रिटर्न होता है। तो बताओ कि फिर ए का कितना रेट होगा। ठीक है, ए का कितना रेट होगा। अगर उसने कहा कि उससे 500 ज्यादा मिलते हैं, तो मान लो 20,000 है, अगर वो 20,000 का 15% उसको रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ एनुअल रेट की बात कर रहा है ना, एनुअल रेट, उसको रिटर्न मिल रहा है एनुअल रिटर्न। एनुअल रेट, ₹500 ज्यादा है इसके पास। बी और सी का फाइनली उसने कहा 15% ईच है। हेलो, ओटीपी आवांगे तो बताइए। कौन से वाले पा, इस पा या दूसरे वाले पा? शायद इसी का ही हो, इसी का जो तेरे हाथ में। ठीक है, पंद्रह परसेंट ईच, दोनों का 15% बोला ना उसने, दोनों का 15% ईच। तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15% ईच। इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ये टोटल 40,000 है। ठीक है, यहाँ पे 20,000 है और उधर 10,000 है, और हमें इसी का एनुअल रिटर्न बताना है कि कितना रिटर्न होगा। मतलब ये 20,000, ये 10,000। तो हम ऐसा मान लें कि ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, 10,000 इधर आ गए और 20,000 हमने इधर रखा हुआ है। जो भी रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, हमें रिटर्न बताना है कि कितना रिटर्न होगा। ठीक है, हमें बताना है रिटर्न कितना होगा। बीस हजार, और ये टोटल 40,000 है, ये वाला टोटल 40,000 है आपका। हेलो, हेलो हेलो मैम, डू यू वांट मी टू शेड्यूल द 10:30 AM सेशन या 11:30 AM सेशन? 10:30 वाला 11:30 पे कर दो। आईआईटी जैम 2025 या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वो वाला ना? ओरिएंटेशन वाला, ठीक। हाँ, उसको शेड्यूल करना है हाँ, ना? और जो गेट वाला था वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मैं आपको सेशन लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, हाँ हाँ, बाद ओके में कर मैम। लेना उसको जब मर्जी। ठीक है, यस यस यस, श्योर।
इसमें एक पॉइंट में पॉइंट बना हुआ है ना हमारा, मुझे रिटर्न ऐड होगा, इतना तो तय है कि रिटर्न ऐड होगा। मान लो जो रिटर्न है वो एक्स मान लो ना कि एक्स अमाउंट ऐड होगी, है ना। एनुअल रेट परसेंटेज निकालनी है ना, तो उसको एक्स परसेंट मान लो कि भाई एक्स परसेंट ऐड होगा, ठीक है, एक्स परसेंट ऐड होगा। तो 10,000 का ही एक्स परसेंट होगा, तो मैंने उसको लिख लिया कि 10,000 का एक्स परसेंट भी होगा, 10,000 का एक्स परसेंट, 10,000 का एक्स परसेंट होगा, तो उसको एक्स लिख लिया। ऐसे ही इसमें भी 20,000 का एक्स अमाउंट होगा। मैं इसको थोड़ा के में लिख दूँ तो काम आसान होगा, क्योंकि बहुत सारी जीरोस परेशान करती हैं वरना, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया कि ये आ गया 10K, ये तो 10,000 तो ऐड हो गई है ना, 10,000 तो ऐड हो गई, उसमें 10,000 का एक्स अमाउंट, एक्स रेट हो गया। ऐसे इधर ये 20,000 है, ये वाला 20,000 और इसका एक्स भी हो जाएगा, तो 20,000 एक्स हो गया। चलो इतनी बात क्लियर होगी। अब बचा क्या, इधर का 40,000, 40,000। अब ये जो 40,000 है आपके पास, इसका 15% कह रहा है ना वो, 40,000 का 15% मिलेगा आपको और, ठीक है, 40,000 का 15%। अब देखो 40,000 तो उसको मिलेंगी, साथ में उसका 15% और ऐड हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 6,000, यानी उसको टोटल बी और सी की फंडिंग से 6,000 मिलेंगे। उसको टोटल बी और सी की फंडिंग से टोटल 6,000 और मिलेंगे। 40,000 तो मिल ही रहे थे उसको, 40,000 तो मिल ही रहे थे ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन मिला भाई आज तो, ये 40,000 तो मिल ही रहे थे, 6,000 और मिल गए, पर इक्वल टू कर दिया। पर इसका इससे 500 ज्यादा है तो 500 लिख दो, यहाँ पे माइनस कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पे टोटल 30,000 है, 30,000 का करेंगे 15%, 30,000 है, 30,000 का 15% कर लीजिए तो 4500। 30,000 तो मिल ही रहे थे, साथ में 4500 भी मिल जाएंगे, यानी कि 34,500। कितना आ गया, 34,500, ठीक है। कितना आ जाएगा, 34,500। अब यहां से आपको एक्स सॉल्व करना था, तो देखो ये आप एक्स सॉल्व कैसे करोगे, इसको इधर भेजोगे तो ये बन जाएगा आपका 10,000 के एक्स, और ये 20 के इधर भेज दो, और 34,000 ये भी है, सारे इधर भेज दो, इनको सबको इधर कर दो, सब कुछ इधर आ जाएगा। यानी 10,000 में से माइनस करो, 10,000 में पहले ऐड कर दो 40,000, उसमें ऐड कर दो 6,000, ठीक है, 6,000 ऐड कर दो, उसमें से 500 माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो 34,500, फिर माइनस कर दो उसमें से 20,000, तो लगभग 1,000 बचेगा। यहाँ पे 1,000 बचेगा ना, 1,000 बचेगा, हाँ। और ये है 10,000, तो इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 1,000 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करोगे तो आ गया 0.1, तो जो एक्स आया है वो 0.1 आया। और अगर परसेंटेज की टर्म में निकालना हो, अगर परसेंटेज के टर्म में निकालना हो तो इसको इंटू में 100 कर दो, परसेंटेज के लिए इंटू में 100 करोगे तो कितना आएगा, 10%। ओह माय गॉड, दिस इज द नाइस क्वेश्चन। अगर देखो तो थोड़ा सा सोचने में लग रहा था कि टिपिकल होगा। बंदे ने क्या बात करी है, एक पर्सन एक है, एक पर्सन टू है। पर्सन वन ने 3 जगह पे फंड अपना इन्वेस्ट किए, पर्सन वन ने 3 जगह पे पैसे लगाए, एक लगाया यहाँ पे 10,000, एक में लगाए 20, एक में 20। बी वाले ने, पर्सन नंबर 2 ने एक जगह 20,000, एक जगह 15,000, एक जगह 15,000। तो जो बात है वो क्या है कि पर्सन जो वन है उसको ए का कितना रिटर्न मिला, रिटर्न मिलता है तो 10,000 तो मिलेंगे, साथ में ऊपर का बोनस भी मिलेगा, जिसे आप कहते हो रेट मिलता है। तो वो पता नहीं कितना था, तो हमने एक्स मान लिया कि 10,000 का एक्स होगा। पर ये जरूर पता है कि बी और सी का 15-15% मिला है, मतलब 15% ईच। ये लाइन खराब कर गई काम हमारा, बी और सी का कंबाइन। मतलब बंदा सोचेगा कि 20 का 15, 20 का 15, नहीं, उसने कहा बी और सी का इकट्ठे 15% मिला, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हो गए 40,000, 40,000 का 15% होता है 6,000। 40,000 तो मिल रहे थे, ऊपर से 6,000 और मिल गए, तो हो गए आपके टोटल 46,000। परंतु उसने कहा कि ए वाले के पास 500 रुपए ज्यादा थे, तो 500 उसने क्या करना है, माइनस करने पड़ेंगे दोनों को बराबर करने के लिए, और जो परसेंट आ जाएगा वो आपका कितना आएगा, 10%।
तो जो परसेंट है वो आपका आ जाएगा 10%। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा लेंथी था, मैंने ऊपर ही करा दिया, नीचे इतना स्पेस था, यहाँ मैं करा देती। अब आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये बेसिकली आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया। द 3 डिफरेंट व्यू, तो आपको आंसर निकालना था कैसे करते हैं। देखो इनकी एक टेक्निक होती है, इनकी टेक्निक बहुत सिंपल है, और बाकी इसका आंसर भी देख लो, 8th वाले का आंसर बी है 10%। इनकी एक टेक्निक होती है, आप ऐसे लिखोगे 5 को कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 को कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 5 को नहीं, जिसको जो दिख रहा है वो लिख लेते हैं साथ में, और 4 को 1 दिख रहा है। ये एक साइड से समझ आया। इसने कहा 4 को 3 दिख रहा है, 4 को 6 दिख रहा है, और 6 को 3 दिख रहा है। यहां से देख लो 2 को 5 दिख रहा है, 2 को 6 दिख रहा है, और 6 को 5 दिख रहा है। मुझे ये सारी बातें पता चल गई, अब मुझे अपना आंसर निकालना। अब मुझे अपना क्या आंसर निकालना है, यहाँ पे देखो 5 को 1 दिख रहा है, 5 को 6 दिख रहा है ना। अच्छा 5 को 4 दिख रहा है, 4 को 6 दिख रहा है, 4 को 1, जिसका डाटा, सबका डाटा मिल गया होगा वैसे आपको। 1 2 3 4 5 6 करोगे, 1 2 3 4 5 6 करोगे तो आपको सबका डाटा मिल गया। अगर आप देखो तो आपने कहा 5 को 6 दिख रहा है, और 6 को 3 दिख रहा है, और 6 को 4 भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, 5 को 6 दिख रहा है, 5 को पहले तो ना एक बार ऑप्शन चेक कर लो, इसमें 5 को 6 दिखा रखा है, यहाँ अपोजिट होता है, ये जो है इसका अपोजिट यहाँ पर है। अगर ऐसे नहीं करना तो मैं साथ में भी करा सकती हूँ, ऐसे साथ वाले से भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो इसने कहा 5 को 1 दिख रहा है, तो पहले वाले सवाल में 5 को 1 दिख रहा है, देखो 5 को 1 दिख रहा है, ये भी हो सकता है, 5 को 1 दिख रहा है, ये भी हो सकता है, 5 को 1 दिख रहा है, तो इससे तो कोई आंसर नहीं मिला। 5 को 1 दिख रहा है, इस वाले ने तो अपना काम खत्म कर लिया। 1 को 4 दिख रहा है, 1 के साथ 4 आ रखा है, तो देखो 1 के साथ 4 आ रखा है, 1 के साथ 4 आ रखा है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 3 है कहीं पे, दूर दूर तक 1 के साथ 3 नहीं है। आपको कहीं दिख रहा है 1 के साथ 3 नहीं है, तो कैंसिल कर दो सी ऑप्शन। 4 के साथ 6 है, 4 के साथ 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 के साथ 2 है, देखना 4 के साथ 2 है कहीं पे, 4 के साथ 2 ही नहीं है, तो ये भी गया। इसने कहा 4 के साथ 6 है, वेरी गुड। फिर इसने कहा 6 के साथ 2 है, 6 के साथ 2 है यहाँ पे, यहाँ पर 6 के साथ 3 है। क्या 6 के साथ 3 था, हाँ 6 के साथ 3 भी है। उसने कहा 2 के साथ 3 है, उसने कहा 2 के साथ 3 है, कहीं ऑप्शन है 2 के साथ 3? आपको 2 के साथ 3 नहीं दिखा, और नीचे क्या कहा 3 के साथ 2 है, तो यानी कि लास्ट वाला बात आपको फाइनल आंसर बताएगी, क्योंकि आपको 2 के साथ 3 कहीं दिखा ही नहीं, तो वो बेसिकली आपको बताएगा अपोजिट में, वो सिर्फ आपको आंसर दिखेगा अपोजिट के साथ। बाकी तो सारा आपको मिल गया। ये तो तय रहा आपका कि बी और सी नहीं है, सिर्फ ये देखना है ये अपोजिट होता है ऐसे, इसका अपोजिट ये है, 5 के अपोजिट में 2 है, या 5 के अपोजिट में 3 है, बस आपको ये ढूंढना है। अब आप अगर देखो तो 5 के अपोजिट में 2 या 3 का अगर आप कंसेप्ट देखो तो 5 के साथ 2 है, 5 के अपोजिट थोड़ी है, ये अपोजिट नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट तो नहीं है ना, तो डी आंसर आ ही नहीं सकता इसका, क्योंकि ये चीज अपोजिट होती है, ये अपोजिट है। जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, ये तो साथ में दे रखा है, यहाँ पे देख लो आप, ये देखना 5 के साथ 2 है, पर 5 के साथ 3 नहीं है, 5 के साथ 3 अपोजिट होगा, तो इसका आंसर ए आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता विजुअलाइज द टू आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन सच दैट वन इज इन्वर्टेड ओवर द अनदर। दो आपके राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन कुछ इस प्रकार होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन्होंने कहा सच दैट वन इज इन्वर्टेड ओवर द अदर एंड दे शेयर अ कॉमन सर्कुलर बेस, ये अपना कॉमन सर्कुलर बेस शेयर कर रहे हैं, ये होते हैं राइट सर्कुलर कोन इस प्रकार। इफ कटिंग प्लेन पासिस थ्रू द वर्टिसेस, अगर आप वर्टिसेस से, ये कॉर्नर्स हैं, दीज आर द कॉर्नर्स, अगर आप इसकी वर्टिसेस से किसी प्लेन को पास करते हैं तो आपको कौन सी शेप मिलती है, तो आपको कौन सी शेप मिलती है अगर आप यहाँ पर इसके उससे पास करते हो किसी प्लेन को। इफ ए कटिंग प्लेन passes थ्रू द vertices ऑफ द assembled cone, if you passing the cone, अगर आप यहाँ पे कटिंग प्लेन
इफ अ कटिंग प्लेन जो पास करेगा थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द असेंबल्ड कोन, तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप यहाँ से प्लेन कट कर रहे हो इसकी वर्टिसेस से, ये इसकी वर्टिसेस होती है, दिस इज द वर्टिसेस ऑफ द कॉन ना, यही तो वर्टिसेस होती हैं। यहाँ से आपने पास कराया कुछ ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? और आप उनको ज्वाइन कर लो। मेरे को तो ट्रेपीजियम मिल रहा है मेरे को ट्रेपीजियम मिल रहा है, सोचना। दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, आगे भी लिख रखा है क्रॉस सेक्शन। ओहो, द ब्लंडर मिस्टेक हमें समझ आई कि सबने रोम्बस या हेक्सागोनल लिखा होगा इसका आंसर, सॉरी, सबने इसका आंसर हेक्सागोनल लिखने की तैयारी करी होगी। देखो मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन का अब जाकर कंसेप्ट दिखा। ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है। आपने क्या किया, उसने कहा प्लेन पास करो, तो आपने भी प्लेन पास कर दिया इसकी वर्टिसेस से। एक प्लेन पास करना है पहली बात, ओनली कटिंग अ प्लेन पासिस थ्रू द वर्टिसेस, चाहे ऊपर से करा लो चाहे नीचे से। तो शेप पता किसकी बतानी है? आउटर बाउंड्री ऑफ द रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इसके साथ इसकी कौन सी शेप बनेगी? क्रॉस सेक्शनल के साथ उसने पूछा कौन सी शेप बनेगी। अगर वो वर्टिसेस को पास करा रहा है, देन द आउटर बाउंड्री ऑफ द रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन मेक, तो क्या बनाएगा वो शेप को? यहाँ तो फिर भी ट्रेपीजियम ही बना रहा होगा, या अगर आप यहां से करो तो ये वाली चीज आपकी, थोड़ा सा और इसको क्लियर बनाती हूँ मैं, एक मिनट। एक्चुअली एकदम से आइडेंटिकल नहीं बन रहा, उसने आइडेंटिकल लिखा है ना, हम एकदम से आइडेंटिकल नहीं बना रहे। सपोज उसने यहाँ से कट किया होगा और यहाँ से कट किया होगा, तो यस ये ना एकदम से रोम्बस बनेगा, ये यहाँ पे रोम्बस बनाएगा। एक्चुअल में वी डोंट मेक अ आइडेंटिकल कॉन। मुझे पिक्चर भी नहीं मिलेगी, मतलब मुझे बिल्कुल एक्यूरेट एकदम जैसा ऊपर है ना बिल्कुल वैसा ही नीचे बनाना पड़ेगा, एकदम ऐसे करके, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे कट करेगा, सिर्फ इसको बताना था क्रॉस सेक्शनल के यहाँ पे, ये इसका रोम्बस होगा, थोड़ा सा स्लांट में होगा, तो रोम्बस बनाएगा ये, नॉट अ ट्रायंगल, नॉट अ क्लिप्स, नॉट अ हेक्सागन, रोम्बस बनाएगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 10 ही क्वेश्चन थे, सॉरी, पार्ट ए तो आपका खत्म हो गया। ओके, जो आपको पार्ट ए की बात करनी थी, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पहले 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, हमने पार्ट ए आपको जर्नल एप्टीट्यूड करा दिया। 10 क्वेश्चन ये गेट केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चन जर्नल एप्टीट्यूड के आते हैं, और लगभग 55 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं। अब हम इसका आपको अगला वीडियो देखना है जिसके अंदर आपको लगभग 55 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मैं सोल्यूशन कराऊंगी, एंड मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इसको 3 पार्ट में, 3 नहीं तो 4 पार्ट में खत्म कर दूंगी। ठीक है, 3 या 4 पार्ट में खत्म कर दूंगी, डोंट वरी, 3 या 4 पार्ट में हम इसे खत्म कर देंगे। तो ये पूरा पेपर आपको करना है, इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको करा रही हूँ। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और बहुत ईजी क्वेश्चन थे। इसमें हर साल ऐसा ही होता है कि एक क्वेश्चन आपका वो कैप का रहता है। अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन वो कैप का होगा, अगर आपको पता होगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो या तो पिक्चर का आएगा, मिरर इमेज का आएगा, ऐसे करके किस तरह से क्वेश्चन आएगा, विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको देखना, देख कर बताना होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन डिजिट का भी फिक्स रहता है, यानी कि नंबर सीरीज का फिक्स रहता है एक क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन बहुत इजी होता है कि जिसको सब कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमेशा रहता है इंफॉर्मेशन वाला कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, एक थोड़ा सा टफ परसेंटेज का सवाल रहता है, ठीक है। एक यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो आपको डाइसेस का रीजनिंग का सवाल मिलेगा, ये अगेन विजुअलाइजेशन का सवाल है। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से मतलब क्लियर हो गए होंगे, सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगर हम केमिस्ट्री की भी बात करें तो अभी हम कर लेते हैं अपने, कुछ स्टार्ट कर देते हैं। केमिस्ट्री का टाइम है, हम आपको केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, आपको बताना था अमंग द फॉलोइंग द लोवेस्ट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो लोवेस्ट कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस में होगी? अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम आपको बतानी है। ये आपका मेटल होता है, यहाँ पर आपका कार्बोनिल कनेक्ट होता है। अभी जनरली क्या है कि कार्बोनिल ऐसे कनेक्ट है 3 बॉन्ड के साथ। तो मैं अगर यहाँ नोटिस करूं तो यहाँ पर क्या है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ पर इनका 1 बॉन्ड बना हो, तो ऑब्वियसली जो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी है वो इसकी ज़्यादा है। अगर हम ऐसा कर दें कि मेटल पे प्लस चार्ज ले आए, ठीक है, अगर हम मेटल पे प्लस चार्ज ले आते हैं तो मेटल पे प्लस चार्ज को देखकर कार्बोनिल अपना बॉन्ड इसको देगा। अगर कार्बोनिल इसको अपना बॉन्ड देता है तो यहाँ पर कितने बॉन्ड रह जाएंगे? सिर्फ 2 बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 1। यहाँ पे 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी ना। यानी जितना मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी लीस्ट आपकी कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी कम आपकी कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी होगी। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे, मेटल आपका जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा, मेटल आपका जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा, कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा खींचेगा और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कम। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब है कि स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है कि कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कम। तो अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट आना चाहिए। और आंसर की में भी चेक कर लेते हैं, इन्होंने MTA दे रखा है, यानी कि इसका आंसर इन्होंने सबको मिला होगा, ये ग्रेस मार्क्स इन्होंने दे दिया होगा यहाँ पे। यहाँ पर इसका मतलब ग्रेस मार्क्स है, वैसे इसका आंसर फर्स्ट बनता है, वैसे इसका आंसर फर्स्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपको बताना था ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस, इसका आपको GST निकालना था ग्राउंड स्टेट। तो आप लिखेंगे क्रोमियम +2 में बैठा है। और वाटर का मतलब कैसा होता है? वाटर का मतलब होता है कि ये आपका एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सॉरी हाई स्पिन है, हाई स्पिन है। इसका मतलब ये 3D किस में बैठा है? 4 में बैठा है। तो 1 2 3 4 ऐसे आप डी ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, +2 +1 0 -1, ये सब कैंसिल हो गया, सिर्फ +2 आ गया। +2 का मतलब, अब परंतु यहाँ पे EG T2G में बताना था, तो आप E2G T2G में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, 1 2 3 और 4। यहाँ पर आपका रहेगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो ये तो सारे माइनस एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आंसर आ जाएगा? पहले देखो, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस हो गया और फिर प्लस हो गया। मतलब बेसिकली माइनस आया, फिर माइनस आया, फिर माइनस आया और फिर प्लस आया, तो ओवरऑल आंसर आपको माइनस ही मिलेगा। माइनस का मतलब होता है T2G, माइनस का मतलब होता है 2G लगा दो, माइनस के लिए आप 2 लगाते हो, ठीक है। उसके बाद आप अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को यहाँ पे चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी है? ए तो आएगी नहीं, क्योंकि हाफ फिल्ड सेमी फिल्डिंग में नहीं जा रहा है ना। ए तो नहीं आएगी क्योंकि सेमी फिल्डिंग में नहीं जा रहा है। EG आ सकती है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने EG में डाला है। T2G लास्ट इधर नहीं गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर ही गया, तो EG आने के चांसेस है। और रही बात स्पिन की, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन कितना आ जाएगा? 4 अनपेयर के लिए 4 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2s+1 करते हैं, 2s+1 यानी कि 2 × 2 + 1 = 5, तो 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो आंसर ये तो होगा नहीं, आंसर इसमें होगा, E आएगा या T आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने E में फिल किया तो A आंसर आना चाहिए। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल A आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा अजय कुमार में, डायरेक्ट ये टॉपिक दे रखा है, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। उसके बाद इसने कहा है कि आपको रिएक्शन बतानी है ज़ैनन F2 की इसके साथ, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ज़ैनन F2, साथ में कौन है? हाइड्रोजन है, N है, SO2F और होल ट्वाइस है इन दैट सॉल्वेंट। तो आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। देखिए ये तो तय रहा कि आपके पास यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एक फ्लोरीन इससे ले लेगा, एक फ्लोरीन इससे लेगा, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन यहाँ से HF बाहर निकलेगा।
जिसमें भी HF प्रोडक्ट है वो तो तय रहा कि आंसर हो सकता है, परंतु जो जेनन है उसके पास एक फ्लोरीन बचेगा और इधर से जो नाइट्रोजन होगा वो इसके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर डी आना चाहिए। और देख सकते हैं कि 13 क्वेश्चन का डी आंसर भी है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में कहा गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको मेजर प्रोडक्ट आपको बताना था। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है, लाइट डाल रखी है और फिर BBr3 करके CCl2 डाल रखा है। सबसे पहले तो आप लाइट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, आप यहाँ पे ऑर्गेनिक का फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन कर लेते हैं। फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन आप कर लेते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक का। कहाँ पे करते, कैसे करते, ये कंपाउंड है, CO मिथाइल दे रखा है और उसके बाद BBr3 करके CH2Cl2 ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ऑर्गेनिक का ये वाला क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं। ऑर्गेनिक से नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। आज हमने फिर भी लगभग 14 क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है, 14 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, तो ये वाले हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। 14 नहीं 13 क्वेश्चन आज हमने करा दिए, कोई बात नहीं, अभी हम कल करते हैं अपने ऑर्गेनिक के आगे, ठीक है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बाकी हम कल करेंगे। तो ये हमारा गेट 2024 का कंप्लीट पेपर और बहुत अच्छे से सोल्यूशन के साथ मिल रहा है, इसकी वीडियो को देखते रहना सबके साथ। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आपका टारगेट है गेट एग्जाम की तैयारी करना तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं गेट में आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाली हूँ। मैंने इसीलिए उस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, वो आज होगा नहीं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही कराऊंगी। यूज कोड अल्का कैम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, तो आप गेट का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, IIT जैम की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये गेट का कंप्लीट पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करते हुए चलेंगे, कंप्लीट पेपर करेंगे पूरे 65 क्वेश्चन। आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी आप सबका टारगेट 2025 है, तो उससे पहले मैं आपको सारे PYQ कराती रहूँ, एक एक पेपर पूरा, हर महीने एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम हर महीना एक एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, जैसे इस मंथ हम 2024 का कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ 2023 का, उससे नेक्स्ट मंथ 2022, 2021, ऐसे करके आपके PYQ की लिस्ट तो सारी ऐसे ही तैयार हो जाएगी, सारे PYQ आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो कल फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो आपको सारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी।